हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अर्थात हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से शेड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, अर्थात शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, सरल भाषा सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं ताकि चीज़ें हमें इसी लेक्चर में याद हो जाएं। 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियों को बारी बारी हम पढ़ने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है टॉपिक ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 अनुसूचियां हैं, संख्या पूछी जाती है। तो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्तों, जो मूल संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था और लॉन्च हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय संविधान में संशोधन होते गए, वैसे वैसे अनुसूचियां और ऐड होती गई और वर्तमान में अब भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। ठीक है। फिर जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए, वैसे वैसे अनुसूचियां क्या ऐड होती गई, जुड़ती गई। तो अब तक 4 अनुसूचियां जुड़ी है संविधान संशोधन के तहत। तो संख्या कितनी हो गई अनुसूचियों की? अब वर्तमान में संख्या हो गई है 12। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी ऐड की गई है बाद में संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियां? तो 4 अनुसूचियां ऐड की गई हैं। आइए अब एक एक अनुसूची को हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, अच्छे से चर्चा करते हुए पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें याद रहे आपको बेहतर तरीके से। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। तो दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या बताता है? भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची हमें भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। किनके बारे में विवरण है इसमें विवरण है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अर्थात स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में विवरण किया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 और यूनियन टेरिटरी 8 हैं। दादर एंड नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसीलिए संख्या कितनी हो गई है यूटीज की? 8 हो गई है ना। 28 स्टेट्स और 8 आपकी यूटीज हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई। ये बात हो गई फर्स्ट शेड्यूल की। आइए अब हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल अर्थात द्वितीय अनुसूची। इसके बारे में लिखेंगे। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में विवरण है। किनका? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों। कैसे पदाधिकारी? जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, राज्यों के अन्य अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हुए, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुए, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हुए, विधान परिषदों के सभापति उपसभापति हुए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक हुए। ठीक है। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में
भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थर्ड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों थर्ड शेड्यूल में इन विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, इनके द्वारा ली जाने वाली ओथ के बारे में बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची या थर्ड शेड्यूल क्या बताता है? शपथ के बारे में बताता है, ओथ के बारे में बताता है। आपने देखा ही होगा कि जितने भी चुनावी प्रत्याशी होते हैं या जीते गए लोग होते हैं, सदस्य होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, वे सब क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो ये जो शपथ ली जाती है ना, इसी का विवरण आपके थर्ड शेड्यूल में मिलता है। शपथ के बारे में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल की ओर चलते हैं। 3 आई होप समझ में आ गया होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल अर्थात द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता एवं पेंशन की बात की गई है। तीसरे शेड्यूल में शपथ के बारे में बताया गया है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके। आइए फोर्थ शेड्यूल की ओर चलते हैं। चौथी अनुसूची। फोर्थ शेड्यूल दोस्तों लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपने सुना होगा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ये जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, ये राज्यसभा के बारे में बताती है। इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है, उसके बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो चौथी अनुसूची क्या बताती है राज्यसभा के बारे में? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा के बारे में, उसके सदस्यों की सीटों के आवंटन के बारे में बताती है, प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है कि राज्यों में किस तरह से सीटें आवंटित होती हैं इनकी। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, एमपी में कितनी है, यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, कर्नाटक में कितनी, इस तरह का जो सीटों का वितरण है उसके बारे में हमें फोर्थ शेड्यूल में जानने को मिलता है कि राज्यसभा में राज्यों एवं संघों के प्रतिनिधित्व का विवरण। ठीक है, प्रतिनिधित्व का विवरण। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो गुजरात से 5 सदस्य चुन लिए, 5 सदस्य एमपी से चुन लिए, 5 आंध्र प्रदेश से, 5 बिहार से, 5 यूपी से, हर जगह से सेम क्वांटिटी में, मतलब सेम संख्या में राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर, उसके एरिया के आधार पर चीज़ें निर्धारित की जाती है कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा में। ठीक है, तो इन्हीं सीटों का, इन्हीं सदस्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है आपके फोर्थ शेड्यूल में। आइए अब फिफ्थ शेड्यूल को देखते हैं। 5वीं अनुसूची। 5वीं और 6ठी अनुसूची को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये लगभग समान है, समान चीज़ों पर बात करती हैं। तो दोस्तों फिफ्थ शेड्यूल या 5वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की, वो क्या बताती है? तो वो हमें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में बताती है। क्या बताती हैं? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन। इन्हें विशेष तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों इनके हित के लिए, ताकि ये जनजातियां जो हैं, जो पिछड़ चुकी हैं, ये मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़ सके। तो इनसे, इनके हितों में ही प्रशासन क्या करता है? नियंत्रण करता है और एडमिनिस्ट्रेशन या कानून बनाता है। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात की गई है फिफ्थ शेड्यूल में आपके। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल में भी एज इट इज अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात की गई है, लेकिन ये पूर्वोत्तर के कुछ मुख्य राज्य हैं उनके बारे में ही बताता है। कौन कौन से पूर्वोत्तर के राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये मुख्य 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। इन्हीं
एरियाज में स्थित अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। नियंत्रण एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठे नंबर की अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। आइए अब हम सेवंथ शेड्यूल आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेवंथ शेड्यूल सातवीं अनुसूची क्या बताती है? तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची हमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के होने वाले बंटवारे के बारे में बताती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य किसका बंटवारा? तो शक्तियों का, पावर का बंटवारा क्यों किया गया बंटवारा? इसका क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की ही महत्वता बनी रहे, दोनों के ही इम्पोर्टेंस बनी रहे, इसीलिए कुछ विषयों के अंतर्गत या कुछ कार्य क्षेत्रों को इनके मध्य क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। और शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूचियां बनाई गई हैं? तो केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची निर्मित की गई है, ठीक है। तीनों सूचियां पूछी जाती हैं। सेवंथ शेड्यूल में किन 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमें पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चीज़ों को ऐसा ना समझे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेवंथ शेड्यूल में किन सूचियों का वर्णन किया गया है, कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है। इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, केंद्र सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर सेवंथ शेड्यूल किस बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो हमें पता होना चाहिए कि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में विवरण है आपके सेवंथ शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अब केंद्र सूची के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केंद्र सूची लिखेंगे आप। केंद्र सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है। केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो ऐसे विषयों को रखा गया है जहां पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची में लिखेंगे, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषय या कार्यक्षेत्र बांटे गए हैं जिन पर राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय या कार्यक्षेत्र रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन शर्त क्या रखी है? यदि राज्य सरकार किसी विषय पे कानून बना देती है और उसके बाद में केंद्र सरकार भी उसी विषय या उसी कार्यक्षेत्र पर कानून बनाती है, तो जो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया है वो डाइल्यूट हो जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून इम्प्लीमेंट होने लगेगा। तो ये नियम है समवर्ती सूची के अंतर्गत। केंद्र सूची में कितने ऐसे कार्यक्षेत्र या कितने विषय दिए गए हैं? तो पहले 97 सब्जेक्ट थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया है, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 ऐसे विषय थे जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में टोटल 47 सब्जेक्ट थे जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। कितना? 52 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आपके सेवंथ शेड्यूल के बारे में जानकारी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। केंद्र सूची जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। लेकिन यदि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिए, केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार ने भी, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही इम्प्लीमेंट होगा, वही प्रभावी माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेवंथ शेड्यूल। अब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल हमें
लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, भाषाओं के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का बारे में बताया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में पाई जाती हैं। मूल संविधान के अंतर्गत जब मूल संविधान में अनुसूचियां बनाई गई थी तब 8th अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, जैसे जैसे संविधान संशोधन होता गया वैसे वैसे और अतिरिक्त भाषाएं ऐड होती गई। तो उन भाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं जो बाद में ऐड हुई, अर्थात कितनी? 14 तो पहले थी, अब 22 हो गई, मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 ईयर है, 3 वर्ष हैं, वो याद रखेंगे आप। 1967, 1992, 1992 और 2003। ठीक है, ये 3 वर्ष हैं जहाँ पर क्रमबद्ध रूप से क्या किया गया है? भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो कौन कौन सी? जो 14 भाषाएं तो पहले थी मूल संविधान में, उसके अंदर प्लस कितनी हुई है? प्लस हुई है 8। ठीक है, तो ये 8 भाषाएं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे जो ऐड हुई है बाद में। ठीक है, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन कौन सा था? 21 नंबर का था। कौन सा अमेंडमेंट था? 21 नंबर का था। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8th अनुसूची में जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? 1967 में, यानी कि 1967 में कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन। 1992 में 71वें 71th संविधान संशोधन के तहत तीन भाषाओं को जोड़ा जाता है। 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। कब? 1992 में संविधान संशोधन कौन सा था? 71 नंबर का संविधान संशोधन था। कौन कौन सी भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं थी। याद करना आसान होगा। यहाँ न आ रहा है, यहाँ पे न आ रहा है। और नेपाल, जो कि ये क्षेत्र भारत के एरिया में नहीं आता है, लेकिन यहाँ की भाषा को हमारी अनुसूची में मान्यता दी गई है, तो नेपाली भाषा याद ही रहेगी। कोंकणी और मणिपुरी दोनों में न आता है, तो ऐसे आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और बेहतर होगा कि आप समझ के याद कर लें ताकि चीज़ें याद रहें हमेशा। पहली सिंधी थी और दूसरी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई। अब हम बात कर लेते हैं 2003 की। तो वर्ष 2003 में संविधान संशोधन 92, मतलब 92 संविधान संशोधन था, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषा थी देख लेते हैं। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। कब जोड़ी गई थी? 2003, वर्ष था 2003। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? तो 92 नंबर का अमेंडमेंट था ये वाला। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? पहले तो नाम याद कर लीजिए, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। अब दोस्तों, यहाँ मैथिली में मेथी सब्जी एक वेजिटेबल है। ठीक है, संथाली जिसे हम पकाकर थाली में परोसकर खाते हैं। बोडो से कोई वृद्ध आदमी को इमेज कर लीजिए। डोंगरी प्रदेश या डोंगर प्रदेश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन्हें डोंगर प्रदेश कहा जाता है। तो आप इमेज कर लीजिए कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो अपनी थाली में मेथी की सब्जी लेकर खा रहा है। ठीक है, एक इमेजिनेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी? चीज़ें याद रहेगी। तो कौन कौन सी भाषाएं हो जाएगी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ये भाषाएं हो गई आपके 2003 में, जो कि ऐड हुई थी आपके 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में। तो हो गई सारी 22 भाषाएं। 14 तो पहले थी, 8 ये जो ऐड हुई है बाद में। तो ये हो गया आपका 8वां शेड्यूल। तो दोस्तों, अब तक हमने मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिया है। अब जो 4 अनुसूचियाँ बाद में ऐड हुई है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम उन्हें एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाए।
आई होप यहाँ तक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से शेड्यूल ऐड हुए हैं बाद में? 9वें नंबर का, 10वें नंबर का, 11वां, 12वां। ठीक है, तो इन 4 शेड्यूल को हम टेबल बना के याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 9th शेड्यूल, यहाँ पे हम शेड्यूल लिख लेते हैं। अनुसूचियाँ, ठीक है। यहाँ पे वर्ष, किस वर्ष? यहाँ पे वर्ष से पहले संविधान संशोधन करती है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये ऐड हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वर्ष और विशेष बातें इनके बारे में वो देख लेते हैं। 9th शेड्यूल जो था दोस्तों, ये संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जुड़ा था। कौन सा? 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ में। वर्ष क्या था? वो वर्ष था 1951। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इस संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो इस संशोधन के तहत मूल संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल किस बारे में बात करता है? तो 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, वो राज्यों द्वारा जो भूमि अधिग्रहण होते हैं उनके बारे में बात करती है। राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण जो प्रॉपर्टी सीज होती है, जो प्रॉपर्टी पर एक्विजिशन होता है दोस्तों, उस बारे में चर्चा करती है। राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कानून का विवरण या विधियों का विवरण है इसमें। ठीक है, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण अर्थात क्या दोस्तों? जैसे कि दोस्तों किसी ने घोटाला किया और वो उस क्षेत्र, जिस राज्य में वो रहता था, वो वहाँ से फरार हो गया। अब ना वो पुलिस के हाथ आ रहा है, कुछ नहीं, वो फरार हो गया, भगोड़ा घोषित हो गया है। तो राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस राज्य में, उसे सीज कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है। तो वही भूमि अधिग्रहण की यहाँ पर बात हो रही। तो राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कानून का विवरण 9th शेड्यूल में किया गया है। अब दोस्तों जब ये शेड्यूल बना था, जब ये अनुसूची बनी थी, उस समय पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, क्या नियम था कि आप इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते कि मेरी भूमि पर राज्य सरकार ने कब्जा क्यों कर लिया। लेकिन दोस्तों एक तिथि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 जनवरी 2007। 11 जनवरी 2007 में जो संविधान पीठ है उसके द्वारा एक निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि 9th अनुसूची के अंतर्गत आने वाले भूमि अधिग्रहण कानून को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, यदि वह मौलिक अधिकारों, यानी कि फंडामेंटल जो अधिकार हमें मिलते हैं, उनका हनन करते हैं। तो मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, तो 9th अनुसूची में आने वाले कानूनों को हम क्या करते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय को ये अधिकार है कि वह इसके अंतर्गत आने वाले कानूनों पर समीक्षा दे सकता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखेंगे, पूरा लिख लेंगे जैसा मैंने यहाँ पे वर्णन किया है, जैसा मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं 10th शेड्यूल की ओर। पूरा लिख लेंगे और विशेष ये जो टेबल बनाई है इसमें आप ये लिख लेंगे, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती दी जा सकती है, लेकिन किस शर्त पे? जब मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो, हनन हो रहा हो तो। ठीक है, 10th शेड्यूल संविधान संशोधन 52 नंबर का था। वर्ष था 1985, 1985 में ये बनाया जाता है, ये ऐड किया जाता है मूल संविधान की अनुसूची में 1985 में। 10th
जो अनुसूची है या 10वें नंबर का जो शेड्यूल है दोस्तों, ये हमें दल बदल के बारे में बताता है। जो नेता लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं ना, बस उसी से संबंधित इसमें कानून बनाए गए। तो दल बदल के बारे में किस में बताया गया है? 10th शेड्यूल में बताया गया है। 11th शेड्यूल संविधान संशोधन ये था 73 नंबर का, साथ में पढ़ेंगे दोनों क्योंकि सेम है। 12th शेड्यूल ये है संविधान संशोधन 74 नंबर का, अर्थात 74 का। 73 का ये 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल 74 का अमेंडमेंट है, वर्ष 1992 और ये भी 1992 में। 11th शेड्यूल किस बात के बारे में बताता? तो यह पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इन्हें अपने उत्तरदायित्व व जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इसके तहत 29 ऐसे कार्यक्षेत्र दिए गए हैं जिन पर पंचायती राज संस्था कार्य कर सकती हैं। ठीक है, कितने क्षेत्र? 29 कार्यक्षेत्र बांटे गए हैं जिन पर पंचायती राज संस्था कार्य कर सकती है। ये उनकी जिम्मेदारियां, उनका उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसी तरह 12th शेड्यूल जो कि 74th नंबर का संविधान संशोधन है 1992 में, ये भी ऐड किया गया था हमारे मूल संविधान की अनुसूची में। इसके अंतर्गत 18 कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, जिन पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासित संस्थाएं हैं वे कार्य कर सकती हैं। ठीक है, कितने? 18 विषय दिए गए हैं, 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं जिन पर कार्य करने का हक किन्हें है? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को। ठीक है, इन्हें कार्य करने का हक दिया गया है, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को। स्थानीय स्वशासी संस्थाएं क्या है शहरी क्षेत्रों की? तो जैसे कि नगर पंचायत हुई, नगर पालिकाएं हुई, नगर निगम हुए, ये होती हैं स्थानीय स्वशासी संस्था, जिन्हें 18 ऐसे कार्यक्षेत्र दिए गए हैं इन अनुसूची के अंतर्गत जिन पर ये कार्य कर सकती हैं। इनका उत्तरदायित्व है इन पर कार्य करना। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पूरी 12 अनुसूचियाँ पढ़ी, पूरे 12 शेड्यूल्स पढ़े जो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मिलते हैं। आई होप आपको लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। 2-3 बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। बारीक बारीक चीज़ें, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इन्हें ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया है, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए पूरी जितनी अनुसूचियाँ हैं सारी अनुसूचियाँ आप लर्न कर लेंगे। अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।